यूपी में 9 सीटों पर उपचुनावों की लड़ाई अंतिम दौर में चल रही है। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव एक के बाद एक सियासी चाल चल रहे हैं। दोनों नेताओं की ओर से ताबड़तोड़ रैलियों में एक दूसरे पर जमकर जुबानी प्रहार किए जा रहे हैं। वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए साम दाम दंड भेद की हर नीति जैसे अपनाई जा रही है। गड़े मुर्दे कच्चे चिट्ठे सब खोले जा रहे हैं। हालात इतने आक्रामक बन चुके हैं जैसे यही जंग अंतिम, यही जंग भारी। सबका साथ और परिवार का विकास। डालने वाले इस बार हारने जा रहे हैं। 20 तारीख को मतदान, 23 तारीख को मतगणना और समाजवादी पार्टी की साइकिल सैफई के उनके गैराज में पहुंच। तो वोटों की जो सुनामी आएगी अब आप देखेंगे जिस तरह, तो पता नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी का। बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। चंद दिन बचे हैं प्रचार में जोर के, इसलिए शोर ज्यादा है आरोपों का। हर सीट पर जैसी जंग छिड़ी है, उसने इन 9 सीटों के उपचुनावों को भूतो न भविष्यति बना दिया है। 20 नवंबर को एक रहेंगे और उस दिन 2 बातें मत भूल जाना, भूल कमल का फूल, फिर राम मंदिर कमल का फूल। प्रतिशत में कहें तो 100 में 100% समाजवादी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और सीटों में कहें तो 9 में से 9 इंडिया गठबंधन और पीडीए जीतने जा रहा है। उपचुनाव बहाना है, लेकिन भविष्य की राजनीति पर निशाना है। इसीलिए हार तो किसी की कल्पनाओं में है ही नहीं, और बड़ी जीत से नीचे कोई सोच नहीं रहा। ये चुनाव मौका है हिंदुत्व की राजनीति के नए संस्करण कटेंगे तो बटेंगे की परीक्षा का। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। समाजवादी की नई अवधारणा जुड़ेंगे तो जीतेंगे का दमखम जांचने का। वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा देकर के जोड़ करके राजनीति करना। ये चुनाव मौका है ये बताने का कि दलित वोटों की सियासत का सिकंदर कौन है। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। ये बताने का चुनाव है कि सिर्फ अमीर राज नहीं करेंगे, गरीब भी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और गरीब भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बताने का समय है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मुख्य धारा में लाने के लिए वोट का अधिकार हमें दिया था। ये चुनाव भी ये बताएंगे कि 27 की हवा किस ओर बह रही है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बढ़ा है। हम 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ आए। गणेश का चुनाव अलग तरह का संदेश देगा, न केवल जीत का संदेश देगा बल्कि 27 में सरकार बनवाने का भी संदेश देगा। उपचुनावों के ताप से यूपी की सियासी जमीन तप रही है। रोज नए बयान और आरोपों ने सारे सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को हिला रखा है। सोच पर संग्राम है। नरेंद्र मोदी जी उन्होंने एक नारा दे दिया है, जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे दे दिया है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वही नारा है। और उस पर उसके अलावा कटेंगे तो बटेंगे क्या आप मेरा देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा नारा या मेरे जैसे सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं का नारा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, वही नारा है। ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये बीजेपी वाले और हमारे योगी जी बारूद की सुरंग खोद रहे हैं, और उन्हीं के अपने लोग उनके नीचे नीचे कुर्सी कैसे छीन लें
उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। नियत पर रार ठनी है कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। वर्तमान के मंच पर भविष्य की भविष्यवाणियां हैं। महाराष्ट्र का चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी बदल जाएगी, छिन जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन इनकी कुर्सी छीनने के लिए भी इनके पीठ नीचे नीचे सुरंग खोद रही है। ये उपचुनाव ये भी इशारा कर रहे हैं कि बदल रही है यूपी की दशकों पुरानी राजनीति भी। पुराने धुरंधरों के सामने नए खिलाड़ियों की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। वोटों के तय समीकरण बिगड़ रही हैं। ये उपचुनाव वो तस्वीर दिखाते दिख रहे हैं जो यूपी में आने वाले दिनों की राजनीति का नक्शा खींचेंगे। हम लोग जीत के लिए आए। उपचुनावों में सारा खेल राजनीतिक धारणा का है। बीजेपी बड़ी जीत हासिल करके ये जताना चाहती है कि लोकसभा की हार उनकी तरफ से अति आत्मविश्वास का नतीजा थी, जनता की नाराजगी नहीं। समाजवादी पार्टी जीत के ट्रेंड को कायम रखते हुए ये धारणा बनाना चाहती है कि लोकसभा की जीत निशाने पर लगा तीर था, कोई तुक्का नहीं। इसी क्रम में मुद्दे भी बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। सीएम की कुर्सी, पोस्टर वॉर, पहनावा, बुलडोजर, जाति, सनातन, आरक्षण, संविधान, यानी हर वो मुद्दा जो मतदाताओं को प्रभावित कर सके। बच्चे बचाए थे, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। मेरे हाथ जिल कर निकालते बच्चे का कोई पता ही नहीं है मेरा बच्चा किधर है। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे पर सियासी आर पार का मूड है। बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी के सामने ये हादसा एक सवाल बन चुका है। काश आदित्यनाथ जी की आंखें अब तो खुल जाएं। बांटेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। अब उससे ऊपर उठकर झांसी के जाकर वहां के बच्चों की सुध लें ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहती है कि जब झांसी मेडिकल कॉलेज खुला था तो बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। आखिर आग लगने के बाद जो सुरक्षा उपकरण थे उनका क्या हुआ? आग इतने विकराल रूप कैसे धारण कर ली? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं और एक विभागीय जांच भी बिठाई है। हम तह तक जाना चाहेंगे कि घटना हुई क्यों। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो लापरवाह अफसरों के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुनरावृत्ति न हो इसको रोकेंगे और जो अभी पीड़ित परिजन हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे से पहले प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन भी मुद्दा था। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही थी। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहां पर। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने इस आंदोलन की आड़ लेकर के राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के उद्देश्य से अपने कुछ गुंडों को, सपा के समर्थकों को आंदोलन के बीच में भेज करके माहौल खराब करने का काम किया है, पाप किया है, उसकी भारी कीमत श्री अखिलेश यादव जी की जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। बुलडोजर के इस्तेमाल पर सुप्रीम अदालत ने एक फैसला सुनाया तो वो भी यूपी की उपचुनावी राजनीति से जुड़ गया और इसको लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी आमने सामने आई। देखिए, जहां तक का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है, भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है यह कोई
एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहां होता है संविधान के अनुसार होता है। मैं सख्त अभिनंदन करता हूं सुप्रीम कोर्ट का और पूछना चाहता हूं भाजपा के ऊपर वालों को, अब आप क्या करेंगे और जो नुकसान आपने पहुंचाया है देश की छवि को, उसकी भरपाई के लिए क्या माफी मांगेंगे? हर दिन मुद्दा बदल रहा है, एक दूसरे पर आरोपों की टोन बदल रही है। जैसे विधानसभा सीट पर वोटर्स का गणित और जनता का मिजाज, वैसे ही बयान सियासत के अंगने में सुनाई दे रहे हैं। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। ये नकारात्मकता है, हर नारे में नकारात्मक है। उनका एनडीए ही निगेटिव है, एन फॉर निगेटिव, और एनडीए में लगाए सबसे आगे एन लगाए वो निगेटिव है, नकारात्मक लोग हैं। हम समाजवादियों का पीडीए है, पीडीए मतलब प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग काम कर करके, जनता की सेवा कर करके सरकार बनाना चाहते हैं। ये जनता को धोखा दे करके सरकार में बैठे रहना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे की मशाल लेकर लगातार मुखर हैं। बटेंगे तो नहीं, एक रहेंगे, एक रहेंगे। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर जमकर आक्रामक है। ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है, ये नारा निगेटिविटी पैदा करता है। नतीजा ये कि एक दिन जो बयान या पोस्टर बीजेपी की तरफ से आता है, अगले ही दिन उसको काटता बयान या पोस्टर समाजवादी पार्टी जारी कर देती है। तू डाल डाल मैं पात पात की तरह यूपी उपचुनावों की राजनीति हो रही है। साख पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश दोनों की प्रतिष्ठा लगी है। बीजेपी 9 में से 8 सीट पर चुनाव लड़ रही है और 1 सीट अपनी सहयोगी आरएलडी को दी है। समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और गठबंधन इंडिया की अकेले नुमाइंदगी कर रही है। योगी बड़ी जीत दर्ज कराकर ले गए तो पार्टी में उनका कद और भी बढ़ेगा और लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला भी हो जाएगा। अगर बाजी अखिलेश के हाथ लगी तो वो गठबंधन इंडिया का बड़ा चेहरा तो बन ही जाएंगे, यूपी में भी उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी, जिसका लाभ 2027 में मिल सकता है। राजनीति में वैचारिक तल्खियां और दूरियां तो होती ही हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से राजनीतिक रिश्तों में खटास आई है और ये खटास चुनावी माहौल में और बढ़ चुकी है। प्रचार के अंतिम दिन के अंतिम मिनट तक ये जंग ऐसी ही आक्रामक रहने वाली है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं। उपचुनावों वाली 9 सीटों में करहल एक ऐसी सीट है जो वीवीआईपी सीट है। ये सीट यादव परिवार का गढ़ है। 67 साल के इतिहास में बीजेपी इस सीट से सिर्फ एक बार ही चुनाव जीती है। अधिकतर यहां समाजवादी पार्टी का ही बोलबाला रहा है। उपचुनाव में इस सीट पर यादव वर्सेस यादव की जबरदस्त जंग देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है और बीजेपी ने उनके फूफा अनुजेश यादव को, जिसके चलते मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। अभी बाधित नहीं हुआ है, इसलिए कभी-कभी ऐसा काम कर देता है जिससे मेरे पूरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा होगा। समाजवादी पार्टी जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे, आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? समय बहुत कम है, लगा दो जितना कम।
सारा का सारा पद केवल एक परिवार की चलिए, साथ ही और किसी को नहीं। ये कैसे चलेगा? हमारी तो बहुत बड़ी जीत होगी और आएंगे चले जाएंगे वो लोग। हम लोग तो यहीं के हैं, हम लोगों का तो घर है, ये करेल मैनपुरी हमारा घर है। भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट से हटके जो यादव समाज का भी व्यापक समर्थन हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है, उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए घूम रहे हैं। करहल में भीषण जंग छिड़ी है यादव वर्सेस यादव की। देखिए, हम लोगों की तैयारी बहुत मजबूत है, सभी वर्गों का समर्थन है और प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी रोक नहीं सकती। मुझे जरूरत ही नहीं है, जनता मेरा बहुत सहयोग कर रही है, चुनाव खुद लड़ रही जनता। फूफा वर्सेस भतीजे की। फूफा जो हैं वो शादी में ही नाराज होते हैं। अब ये तो कुछ सालों नाराज चल रहे हैं, हम लोगों ने मनाने का भी प्रयास किया लेकिन नहीं माने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो 2017 से भाजपा में हूँ, तो मनाते तो बहुत पहले मना लेते थे। कोशिश क्या करेंगे, वो मैं पार्टी के साथ निष्ठा से 2017 से काम कर रहा हूँ। दामाद वर्सेस दामाद की। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव दामाद हैं मुलायम सिंह यादव के और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव दामाद हैं लालू प्रसाद यादव के। अब जीतेंगे फूफा या जीतेगा भतीजा, ये बताएगा करहल उपचुनाव का नतीजा। दोनों अपनी अपनी जीत को लेकर पूरा दम लगा रहे हैं। समय बहुत कम है, लगा दो जितना दम। ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि जो परिवार का हमेशा विरोध करते हैं, जो परिवार से हमेशा तीन भाग रखते थे, उन्हीं लोगों ने परिवार के लिए एक इंसान को जो टिकट देने का कार्य किया है। हमारे पूर्वज कहते हैं कांटे से ही कांटा निकलता है और लोहे से लोहा कटता है और जहर ही जहर का इलाज है। तो ये भी स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की रही होगी और फिर जब एक सेनापति दूसरे सेनापति की युद्ध लड़ने की कला को जान जाता है तो उसका इंतजाम भी कर लेता है। करहल सीट पर यादव वोट निर्णायक होते हैं, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की इस सीट पर जीत निश्चित मानी जाती है। दो कद्दावर यादव प्रत्याशी मैदान में होने के कारण इस बार देखना ये होगा कि यादव वोट कितना बटेंगे और किसके कटेंगे। बस सरकार अच्छे से चल रही है, बस मुझे युवाओं के लिए जो वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आए और हम लोग को नौकरी मिलनी चाहिए। मुलायम परिवार बारी है। हाँ तो भाई अखिलेश का चल रहा है। बसपा का अच्छा माहौल है। बसपा का अच्छा माहौल है। तुम बीजेपी का माहौल अच्छा माहौल है। यहाँ साइकिल वाले आदमी है और यहाँ साइकिल ही जीतेगी, कोई आप टेंशन नहीं लीजिए। करहल में जातिगत आंकड़ों को अगर देखा जाए तो यादव 30%, शाक्य 15%, ठाकुर 9%, ब्राह्मण 6%, लोधी 3%, एससी 14%, मुस्लिम 5% और अन्य मतदाता 18% हैं। 1.5 लाख के करीब यादव वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी को ही मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने मुलायम परिवार से ही यादव प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी के सामने साल 2002 जैसी चुनौती पेश की है। 2002 में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और कई बार के विधायक बाबूराम यादव के बेटे अनिल यादव को करहल सीट से टिकट दिया। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के धुर विरोधी दर्शन सिंह यादव के भाई सोबरन सिंह यादव को मैदान में उतारा। सोबरन सिंह 925 वोटों के अंतर से जीत गए और समाजवादी पार्टी का विजय रथ रोक दिया। हालांकि सोबरन सिंह बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए और 2022 तक विधायक बने रहे। बाद में उन्होंने अखिलेश यादव के लिए ये सीट खाली कर दी। अखिलेश सांसद बन गए और अब इस पर उपचुनाव है। इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और जो सब जीतें होंगी इस बार उपचुनाव की, उसकी सबसे बड़ी जीत अगर कहीं होने जा रही है तो इस बार करहल विधानसभा से तेज प्रताप यादव जीतने जा रहे हैं। करहल एक परिवार की आप भेंट चढ़ा देंगे तो फिर वे कभी आएंगे नहीं, चुनाव में जो दिखाई देते हैं बाकी तो फिर सब गायब होते हैं, बाकी तो गायब। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि अनुजेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पे रह करके जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। यही से टेलीफोन से हमसे कह देंगे कि पास यहाँ वापस आपके पास आएगा।
करहल में कमल खिलाने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर लिया है, जिसके कारण उपचुनाव किसी के लिए एक तरफा नहीं रहा है। राम मंदिर में जाने में वोट की सकता है इनका, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में जाने में वोट की सकता है इनका, काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाने पर इनका वोट की सकता है। अरे हमारे आराध्यों का जब आप सम्मान नहीं कर सकते, पूछना चाहिए तो फिर हमारा वोट देने के लिए भी क्यों आ पाते हैं? करहल के उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं बीएसपी के प्रत्याशी डॉक्टर अवनीश शाक्य। बीजेपी को कुछ यादव, अगड़ी जातियों के साथ शाक्य और दलित वोटर्स का वोट मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी भी यादव वोटर्स के अलावा कुछ दलित, मुस्लिम और कुछ अन्य ओबीसी मतदाताओं के समर्थन के बल पर नैया पार होती दिख रही है। लेकिन अगर बीएसपी प्रत्याशी ने शाक्य और दलित वोटर अपनी ओर कर लिए, तब बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के सामने कठिनाई आ सकती है। मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। पीडीए की बात करते हैं ये सेपई वाले, पीडीए में कौन है बस बताओ। बर्बाद के अलावा किसी 5वें 6वें को टिकट दिए बताओ, किसी यादव को दी तो बताओ। अनुजेश परिवार का दबदबा भी राजनीति में कम नहीं रहा है। उनकी पत्नी मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। वो मुलायम परिवार की पहली बेटी थी जिसने राजनीति में कदम रखा था। अनुजेश की मां उर्मिला यादव भी तब की घिरोड़ सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। साल 2009 में हुए परिसीमन में घिरोड़ सीट समाप्त हो गई और उसका बड़ा हिस्सा करहल में आ गया। अच्छे विचारों की, वैसा ही प्रत्याशी भी मिले अच्छे विचारों का। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के भतीजे हैं, तो अनुजेश यादव अखिलेश यादव के बहनोई हैं। चुनावों ने दोनों परिवारों के बीच एक लकीर खींच दी है। ये लकीर समय के साथ और गहरी होगी। उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दिख रही है, लेकिन इससे छोटे छोटे दलों की अहमियत कम नहीं हो जाती। यूपी में दोनों ही तरफ को अगर हम देखें तो छोटे छोटे दल बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। या तो उसमें सेठाई परिवार का विकास हुआ, या प्रदेश के बड़े बड़े माफिया और दुर्दांत गुंडों का ही विकास हुआ। सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। राष्ट्रीय लोकदल 9 सीटों को अपनी मान करके 9 सीटों को जिताने का काम करेगा। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लगे हैं। अपना दल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी मौजूद है और देश की संसद में भी मौजूद है और लगातार अपना दल का ग्राफ अगर आगे बढ़ा है तो यह आप जैसे समर्थकों का प्यार और आशीर्वाद है। बड़ी तस्वीर में लड़ाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच दिख रही है। लेकिन दोनों तरफ या अकेले दम पर कई ऐसे दल जिनके रंग भी इस तस्वीर में दिख रहे हैं। इन छोटे दलों के रोल इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छोटे दल जो हैं 2 चीजों के लिए काम आते हैं यूपी में। एक तो दूसरे का वोट काटने के लिए, चाहे जैसे भी, और इसमें भाजपा से बढ़िया कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता इनका। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, जो पार्टी पावर में आती है उसके साथ वो रहते हैं, और चाहे 1 सीट हो 2 सीट हो, लेकिन वो मैटर करता है, वो वोट्स मैटर करते हैं और जगह काटने में ज्यादा काम आते हैं बजाय कारगर साबित होने के लिए उनकी अपने आप को बढ़ावा देने के लिए। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण ने तेजी से मुस्लिम और दलित वोटर्स के बीच पैठ बढ़ाई है। गरीब का बिल माफ करेंगे, इनके कनेक्शन काटेंगे। अभी हमारे यहाँ काटा था एक आदमी ने, मैंने उसको समझा दिया कि सारे कनेक्शन काट दो। इस बात पे याद रखना, अगर किसी गरीब के हर जाए कनेक्शन काट देगा ऊपर, ठीक है। चंद्रशेखर की पार्टी 9 में से 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनके प्रत्याशी जितना अधिक लड़ेंगे उसका उतना ही नुकसान पहले तो समाजवादी पार्टी और फिर बीएसपी को हो सकता है, जिससे कई सीटों पर हार जीत के समीकरण बदल सकते हैं। इसी तरह
एनडीए में शामिल अपना दल एस, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल भी, ये सभी दल स्थानीय स्तर पर अपना जातिगत वोट बैंक रखते हैं और इनकी सक्रियता नतीजों पर असर डाल सकती है। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लगे हैं और देखिए जनता भी जानती है कि विपक्ष को जिताएंगे तो चिल्लाना, रोएगा रोना कि हमारी सरकार है, नहीं है तो हम का विकास करी। तो जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष को हम जिताएंगे तभी हमारा विकास की जो योजनाएं हैं हमारे तक पहुंच सकती हैं। माननीय जयंत चौधरी जी ने राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सबको निर्देशित किया है कि पूरे मनोवेग से 9 सीटों को जिताने का काम करना है, 9 सीटों को जिता करके लाना है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने खुला समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी का भी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट है, लेकिन उनकी पूर्व सहयोगी अपना दल की पल्लवी पटेल और AIMIM ने भी मिलकर प्रत्याशी उतारे हैं। वो जिसका वोट काटेंगे उसी के लिए कठिनाइयां बढ़ेंगी। तो हमें ये जो काले अंग्रेज है, जो इस कुंदरकी में यूं फंड काट करके बैठ के कब्जा किए पड़े हैं और ये दावा करते हैं कि कुंदरकी हमारे खानदान की विरासत है। कुंदरकी तुम्हारे खानदान की विरासत नहीं है, कुंदरकी है आपका, नहीं है किसी के बाप का। दलों के अलावा व्यक्तिगत छवियां और जातिगत शक्ति भी उपचुनाव में भुनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी से विधायक पूजा पाल फूलपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए खुलकर वोट मांग रही है और इसके पीछे वो बीजेपी सरकार में हुए न्याय का हवाला दे रही है। जिससे न्याय मिला, जिससे समाज को न्याय मिला, एक पीड़ित परिवार को मिला और प्रयागराज को मिला, तो हम लोग सत्य के साथ हैं। हाँ, जिसने मान सम्मान देने का काम किया उनके साथ हैं। पूजा पाल के विधायक पति की 2005 में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद पर इस हत्याकांड के आरोप लगे थे। अब अतीक और उनके भाई की भी हत्या हो चुकी है। फूलपुर सीट पर पाल बिरादरी के करीब 20,000 वोटर हैं। पूजा पाल का उन पर अच्छा खासा प्रभाव है। अगर उनका जादू चल गया तो बाजी पलट भी सकती है। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव है उनमें कई पर मुस्लिम वोटों की भी खास अहमियत है। 9 में से 3 सीटें सीधे तौर पर ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट ही नतीजा तय करते हैं, लेकिन बाकी सीटों पर भी मुस्लिम वोटों का अच्छा खासा असर है। लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिले थे। अखिलेश उसी तरह उपचुनावों में भी मुसलमानों के वोट चाहते हैं। भले बीजेपी इस मुद्दे पर उन्हें चुनौती मिलती ना देख रही हो, लेकिन AIMIM, आजाद समाज पार्टी और BSP अखिलेश की राह मुश्किल कर सकते हैं। चुनावों में जीत जरूरी है तो सियासत के लिए मुसलमानों के वोट मजबूरी है। उपचुनावों के अंतिम दौर में अखिलेश और चंद्रशेखर को आजम खान और उनकी फैमिली याद आ गई। मुझे लगता नहीं है कि आजम खान की इतनी अहमियत है मुस्लिम वोट पे, लेकिन अब वो अखिलेश यादव के एक मुझे लगता है उनके लिए जरूरत तो है ही। वो तो उन्हें तो फिक्र कि भाई थोड़ा सा भी वोट हो आजम खान के नाम पे, क्योंकि एक जमाने में जिस तरीके से उन्होंने इग्नोर कर दिया था आजम खान को, जब आजम खान को जरूरत थी उनकी, तो उसकी वजह से एक मैसेज चला गया था कि देखिए ये हालत है। और अखिलेश यादव कुछ और मुसलमानों के मामलों में खामोश से हो गए थे, तो ऐसा लगता था कि वो भी डर बैठे हैं। तो अब की डेट में उनको लग रहा है कि जरा सा भी नुकसान ना हो, इसलिए गए। बिल्कुल राजनीतिक कारणों से है, नहीं तो इतने दिन हो चुके हैं आजम खान की उन्होंने कभी कोई सुध नहीं ली। अखिलेश यादव आजम खान के घर पहुंचे और उनकी पत्नी से मुलाकात की, लेकिन अखिलेश के आजम परिवार से मिलने से पहले आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हरदोई जेल में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मिला। आजम खान और उनका जिक्र लंबे समय से सियासी चर्चाओं से बाहर है, लेकिन उपचुनावों के समय अचानक वो सुर्खियों में है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्यों याद आए अचानक अखिलेश चंद्रशेखर को आजम खान? आजम का दर्द बांटने की कोशिश है या मकसद वोट बैंक का है? आजम के साथ खड़े दिखने से उपचुनावों में क्या फायदा हो सकता है?
आजम खान और समाजवादी पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से हैं, बल्कि फाउंडर मेंबर्स की तरह। मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी थे, एक जमाने में बहुत बढ़ के बोला भी करते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए तब से तो उनकी मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं। जेल में थे लंबे समय तक, कम से कम 70-72 केसेस उनके ऊपर हो गए हैं। तो अभी भी उनकी पहचान एक मुस्लिम नेता की, फायर ब्रांड लीडर की है। तो हो सकता है अखिलेश यादव इस बहाने उनके पास गए हों कि जो बार बार शिकायत आती कि जो माइनॉरिटीज़ के सवाल हैं, माइनॉरिटीज़ के जो मुद्दे हैं, उस पर अखिलेश यादव उस तरीके से बोलते नहीं हैं, तो उन्होंने शायद संकेत देने की कोशिश की। सारा सियासी समीकरण उपचुनावों की सीटों के सामाजिक गणित में छुपा है। दरअसल 9 सीटों में से 3 सीटें मीरापुर, कुंदरकी और सीसमऊ मुस्लिम वर्चस्व वाली सीटें हैं। मीरापुर में मुस्लिम वोट 40% है, सीसमऊ में मुस्लिम वोट 45% है, कुंदरकी में मुस्लिम वोटों की संख्या 65% है। सरकार ही न्याय दिलाएगी और कोर्ट न्याय दिलाएगा। जो कुछ परेशानियां आ रही हैं, जो रामपुर में भी परेशानी आई है मोहम्मद आजम खान साहब पर, उसकी मदद कोर्ट करेगा या सरकार करेगी, क्योंकि उनको झूठा फंसाने का काम किया है। हम लोग बिल्कुल सरकार के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि पीडीए की ताकत से ये घबराए हुए हैं। जब से पीडीए का नारा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसकी काट क्या ढूंढें, इसीलिए इधर उधर वाली बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं चाहती, इसीलिए लगातार प्रचार में मुसलमानों के मुद्दे उठा रही है। समाजवादी पार्टी ने 9 में से 4 प्रत्याशी भी मुस्लिम ही उतारे हैं और ये लोकसभा चुनावों में मिले जबरदस्त मुस्लिम समर्थन के कारण ही माना जा सकता है। को जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है, तो गरीब हिंदू तक ही लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। चंद्रशेखर नगीना से दलित मुस्लिम गठजोड़ के कारण ही सांसद निर्वाचित हो सके, लिहाजा वो मुस्लिम वोटों की अहमियत भी खूब समझते हैं। उनके लिए उपचुनाव एक बार फिर इसी समीकरण का दमखम परखने का अवसर है। उपचुनाव में ओवैसी भी एक फैक्टर है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। ओवैसी की पार्टी मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ रही है। मेरठ मेयर के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार भी वो पूरी ताकत से चुनावों में है। मुस्लिम वोट अगर अखिलेश, चंद्रशेखर और ओवैसी के बीच बटे तो फायदा बीजेपी को हो सकता है और इसीलिए सभी दल मुस्लिम मोर्चे पर अपने अपने किले सुरक्षित रखने में जुटे हैं। उपचुनावों में अकेले अपने दम पर उतरी बीएसपी ने एक सीट पर काफी सोच विचार कर प्रत्याशी उतारे। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आई, लेकिन प्रचार के स्तर पर एक खामोशी दिख रही है। मतदान में बस चंद दिन बचे हैं, लेकिन बीएसपी का परंपरागत प्रचार नदारद है। ये सन्नाटा क्या संकेत दे रहा है? सवाल ये है कि बीएसपी ने चुनाव की सारी औपचारिकताएं पूरी की, फिर उसके स्टार प्रचारक अंत तक क्यों मैदान में नहीं उतरे? खुद मायावती भी दूर रहे, उनके भतीजे आकाश थे। आखिर ये कोई रणनीति है या बीएसपी की नई राजनीति? बीजेपी अब कोई नई राजनीति करे, इसके लिए ये कहानी खत्म हो चुकी है। बीएसपी की हालत इतनी खराब हो चुकी है और खुद मायावती जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि उन्होंने हथियार जब से डाल दिए मोदी के सामने, अमित शाह के सामने, तब से उनकी कोई एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं है। मेरा आज की डेट में ये पूछना कि वो क्यों सक्रिय नहीं, ये भी बड़ा मुझे अटपटा लगता है, क्योंकि ये तो पहले से मालूम है कि वो सक्रिय नहीं होनी है। लोकसभा में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने जनाधार को बचाने की है। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर लगातार दलित समाज में पैठ बना रहे हैं और उपचुनावों में उनकी पार्टी से प्रत्याशी भी मैदान में है। इतनी जोर से केतली का बटन दबाना कि इधर केतली का बटन दबेगा, करंट लखनऊ में जाके लगना चाहिए। और मैं तो जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, घर से बाहर निकलो। ये चुनाव जायज नहीं लड़ रहा है, जायज तो चेहरा है, ये चुनाव आप सब लोग लड़ रहे हो।
ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद के मान सम्मान का चुनाव है। ये बताने का चुनाव है कि सिर्फ अमीर राज नहीं करेंगे, गरीब भी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और गरीब भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बताने का समय है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मुख्य धारा में लाने के लिए वोट का अधिकार हमें दिया। कभी यूपी राजनीति की मुख्य धुरी रही बीएसपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 22.23% वोट मिले और 19 सीटें। 2022 में 12.88% और सिर्फ 1 सीट। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 19.43% वोट मिले और 10 सीटें। 2024 में अकेले चुनाव लड़ा तो वोट मिले 9.35% और 1 भी सीट नहीं मिली। मायावती ने उपचुनावों के लिए जाति समीकरणों का पूरा ध्यान रखा और 9 सीटों में 2 मुसलमान, 4 सवर्ण, 2 ओबीसी और 1 दलित को टिकट दिया। अगर देखा जाए तो ये टिकट बंटवारा बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी की राहें आसान करता दिखता है, लेकिन जिस तरह बीएसपी का आक्रामक प्रचार नहीं दिख रहा, उससे क्या असर पड़ेगा वो समीक्षा का विषय है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूरी लड़ाई है वो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की लड़ाई है पूरी तरीके से। उसमें कुछ एक आध जगह पर हो सकता है शायद मायावती का कुछ 1000-2000 वोट काट दे तो बात अलग है, अन्यथा मुझे तो लगता नहीं किसी तरीके से। और ये लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला है और ये विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिला है। इसलिए मायावती का कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस होगा मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। मायावती ने बीएसपी के पूर्व सांसदों और विधायकों को सीटों के हिसाब से ड्यूटी पर लगाया भी है और नतीजे आने तक कैंप कार्यालयों में डटे रहने का दायित्व भी दिया है। ये चुनाव बीएसपी की भविष्य की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 2024 में ही 2027 को साधने की कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है और इंडिया गठबंधन अपनी। ऐसे में 9 सीटों पर उपचुनाव का बूस्टर बड़ी जीत हासिल करने वाले को मनोवैज्ञानिक बढ़त दे सकता है। चौबीस का संग्राम है, लेकिन रिहर्सल 2027 की है। समाजवादी पार्टी का खुला दावा है कि 2024 के रास्ते ही 2027 की जीत तक पहुंचेंगे। जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि 27 के सत्ताधीश माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। 27 में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का दर्द 2024 के उपचुनावों को जीतकर भुला देना चाहती है, ताकि 2027 में ऊंचे मनोबल के साथ जाए, क्योंकि 2029 में प्रधानमंत्री के चुनावों के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। बताइए मत। और ये तय है कि चचो अगर आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 में सबसे पहले क्लीन बोर्ड आप ही होने वाले हैं। देखना। बीएसपी को यही चुनाव करो या मरो की स्थिति में ला चुका है। इन उपचुनाव के नतीजों से 2027 के लिए उसकी भूमिका भी दिखने लगेगी। आजाद समाज पार्टी, AIMIM जैसे दलों के लिए भी 2027 की सियासत का चैप्टर भी इन्हीं उपचुनावों से खुलेगा। नतीजे जो भी आए, लेकिन इतना तय है कि यूपी की सियासत को बदलने वाले होंगे और यही बदली सियासत देश का एजेंडा भी तय करेगी।